एक बार फिर से स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं 2014 के चुनावी जो मुद्दे हैं, देश के सामने चुनौतियां हैं। अब बात करेंगे राहुल गांधी और अखिलेश यादव ही नहीं, मायावती और कांग्रेस के अन्य नेताओं के निशाने पर भी नरेंद्र मोदी है। चौतरफा हमला हो रहा है नरेंद्र मोदी पे, लेकिन नरेंद्र मोदी है जो जनता से कह रहे हैं कि कम से कम 300 से ज़्यादा सीट दे के आप एक मजबूत सरकार, स्थिर सरकार केंद्र में बनाइए। सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं कि मायावती ने क्या हमला किया। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार अपने पार्टी की ओर से ऐसे व्यक्ति को अपना पीएम पद का उम्मीदवार घोषित किया है जिसने सन 2002 में अपनी खुद की सरकार के रहते हुए यहाँ अपने गुजरात प्रदेश को ही गोधरा कांड दंगों की चपेट में लाकर खड़ा कर दिया था। और यदि अब इस किस्म का व्यक्ति किन्हीं कारणवश गलती से अपने देश का पीएम बन जाता है तो फिर ऐसे व्यक्ति के रहते हुए यह अपना पूरा देश कभी भी सांप्रदायिक दंगों की चपेट में आकर तबाह व बर्बाद हो सकता है। कांग्रेस के प्रवक्ता है अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने क्या कहा है। उनके नेता राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि बिहारियों के पीटने वाले से मिले हुए हैं। अभिषेक मनु सिंघवी क्या कह रहे हैं दिल्ली में। हमने पूरी छूट दे दी है हर प्रकार से कि देश के किसी भी भाग में, किसी भी जगह जितना भी मिथ्या प्रचार करना चाहते हैं, जब भी करना चाहते हैं, जितनी बार भी करना चाहते हैं, करें। न कोई प्रतिबंध है, सिर्फ उनकी क्रेडिबिलिटी का प्रतिबंध है। और जो जनता सुनती है और जानती है कि मिथ्या प्रचार है, अगर उनके साथियों द्वारा प्रोवाइडेड बड़े बड़े जहाज टाइम पे लैंड नहीं करते हैं तो कृपया हमें दोषी न ठहराएं। कई और भी हमले हो रहे हैं, लेकिन हमारे पास समय कम है। अपने मेहमानों के साथ चलते हैं। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि कांग्रेस और तीसरा मोर्चा जो है अस्थिरता देश में पैदा करना चाहती है, और इसलिए उन्होंने कहा है जनता से कि आप क्लियर मैंडेट, यानी कम से कम उन्होंने कहा है एनडीए को 300 सीटें आप पर जिता के भेजें ताकि एक मजबूत और स्थिर सरकार देश में बन पाए। पुष्पेंद्र, आपसे शुरुआत करते हैं। नरेंद्र मोदी पे चौतरफा हमला हो रहा है और नरेंद्र मोदी चारों तरफ हमला कर रहे हैं, चाहे सोनिया हो, राहुल हो, मुलायम हो, तमाम लोगों पे नरेंद्र मोदी हमला कर रहे हैं। ये जो हमला हो रहा है एक दूसरे पे, इसका फायदा और नुकसान किसको हो रहा है इस वक्त? देखिए, राजनीति में एक बात बड़ी साफ है दिलीप, कि जिस पे ज्यादा हमला होता है उसका मतलब होता है वो मजबूत होता है। और कोई वजह जरूर होगी कि फ्रॉम आप कश्मीर से देखें तो कन्याकुमारी तक, गुजरात से देखें तो आसाम तक, हर लीडर जो है तरह तरह के अपनी जितनी उसमें सलाहियतें हैं, जितनी उसकी पारिवारिक बैकग्राउंड है, जितनी उसकी सियासी समझ है, कोई उन्हें हैवान कह रहा है, कोई उन्हें दिवालिया कह रहा है, कोई मानसिक रोगी बता रहा है, कोई उनको मौत का सौदागर कह रहा है, कोई दानव कह रहा है। तो मेरा कहने का सेंस ये कि मुझे लगता है कि ये सारी की सारी समस्याएं इसलिए हो रही हैं कि नरेंद्र मोदी पे क्यों हमला कर रहे हैं। अगर बार बार ये कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी की हवा नहीं है, ये कहीं नहीं जीत सकते, ये देश को बांट रहे भाई, तो फिर अपने मुद्दों पे कोई क्यों नहीं रहना चाहता है। तमाम सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, अब अखिलेश हो, ये अपना आपा क्यों खो रहे हैं। इस सब के बीच में मैं ये बात कहूंगा कि राजनीति में हमला करना कोई बड़ी नई चीज नहीं है, लेकिन उस हमलों के बीच में आप अपने लक्ष्य को और टारगेट को बराबर उसी पे ध्यान रखें और केंद्रित करें, और किसी भी तरीके से विपक्ष के लोगों का इस बात पे ध्यान न जाए कि 2002 के दंगों में क्या हुआ था और फिर उसका 1984 में क्या हुआ था और देशभक्त कौन है और देशभक्त कोई नहीं है। नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की जो इस वक्त कोशिश है वो बार बार सरकार को, जो इस समय वर्तमान कांग्रेस की सरकार है, थर्ड फ्रंट के बारे में बता रहे हैं कि थर्ड फ्रंट की सरकारें इस देश में बन चुकी हैं, कैसे हालात हैं। नरेंद्र मोदी भी वही बात कह रहे हैं जो अब से थोड़ी देर पहले आरबीआई के गवर्नर ने कही है। अगर वो कह रहे हैं कि 300 सीटें दें तब जाकर के मजबूत सरकार होगी, तो इनके बयान में और आरबीआई के गवर्नर के बयान में कोई फर्क नहीं है। आरबीआई के गवर्नर ना तो एक अंतर है दादा जी। दादा, आप नरेंद्र मोदी कांग्रेस और थर्ड फ्रंट, जिसमें कि वाम दल भी शामिल है थर्ड फ्रंट में, ये देश में आप अस्थिरता का माहौल पैदा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप बीजेपी को रोकने के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। यहां तक कि जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ए.के. एंटनी साहब, वो सेकुलर फ्रंट की बात करते हैं, उस पर भी और कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि देश को गुमराह करने के लिए है, जनता को गुमराह करने के लिए है, और आप देश को अस्थिरता की तरफ धकेल रहे हैं। देखिए, इस पर बड़ी लंबी चर्चा का विषय है। खास करके चुनाव जो है, इसमें राजनीतिक लड़ाई होनी चाहिए।
और आक्रमण कोई व्यक्तिगत ना करके राजनीति में कहीं किसी का क्या है हम उसको उठाएं, किसी की कुछ गलतियां हैं तो हम उसको उठा सकते हैं। पूरे बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस मिला है सेकुलर फ्रंट के बारे में सीपीएम से, हम दल को लीड करते हैं। मैंने उसमें नहीं जा रहा हूँ, ये जो सेकुलर और नॉन सेकुलर जो है जी, हाँ, इसमें भी देखिए इनडायरेक्टली धर्म आ जाता है जी, सेकुलर नॉन सेकुलर जो भी है इसमें है। ये आरोप लगा के आप उनके ऊपर पॉलिटिकली, मोदी की नहीं, मोदी जिस पार्टी की है, बीजेपी की या पूरे एनडीए की, उनकी पॉलिटिकल रोल क्या है और पॉलिटिकल वो क्या कह रहे हैं, राजनीतिक लड़ाई होनी चाहिए, इसको होनी चाहिए। आप आप आइडियलिज्म की बात कर रहे हैं दादा, आइडियलिज्म की बात नहीं, वैचारिक दृष्टिकोण से इतना अच्छा होता कि लोग एक दूसरे पे, नीतियों पे, मुद्दों पे, इस पे बात करते हैं, लेकिन वो हो नहीं रहा है। मैं कोई भी व्यक्ति को विशेष व्यक्ति नहीं मानता हूं, तो आखिर इस सेकुलर फ्रंट की जो सोच आई, जिसपे समर्थन मिला, उसकी जरूरत क्या थी फिर? ये क्या इसको मानते हैं कि जो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि देश को गुमराह करने की बात है, जनता को गुमराह करने की बात है और अस्थिरता की तरफ धकेलने की बात है? जनता को गुमराह कर रहे हैं, जनता को सही रास्ता दिखाने के लिए 300 सीट की बात छोड़िए जी, जनता को गुमराह करके ही हम चुनाव लड़ते हैं। उनको एक चीज कहते हैं, आने के बाद हम दूसरा करते हैं, तो गुमराह आज करे या कल करे वो दूसरी बात है। लेकिन सवाल इसमें है कि उनकी अपील जो है जी, मोदी की अपील जो है पॉलिटिकल अपील है और व्यक्तिगत जगह जो है कम है। बाकी सबके व्यक्तिगत आक्रमण जितना है उसमें से रोकने के लिए मैं कह रहा हूं कि व्यक्तिगत आक्रमण करके आप इसमें फायदा नहीं कर पाओगे, इससे नुकसान होगा, इसमें नुकसान होगा। फायदा मोदी को होगा, खाली फायदा मोदी को होगा, नुकसान खाली उसकी नहीं है। बार बार नाम करने से क्या होता है कि उनकी नाम ही बार आ जाती है, आप हम भी कह रहे हैं वो भी कह रहे हैं, तो वही होगा ना कि जैसा रामायण की कथा में है कि भाई तेरे को राम राम नहीं है तो मरा मरा का है, तो मरा मरा करते कभी राम राम हो जाएगा जी जी। तो इसमें वो सबके सामने एक चीज मैं कह रहा हूं कि ये है मोदी की बात, लेकिन मेरा कहना है व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, पूरे देश को चलाना और पूरे देश को लीडर नेतृत्व देना, एक सरकार बना के उसकी ऊपर ध्यान देना चाहिए सबको। मैं किसी को छोटा नहीं कर रहा हूं, किसी को बड़ा नहीं कर रहा हूं, लेकिन व्यक्तिगत आक्रमण करके आप ये दिखा रहे हो कि हमारे अंदर कमजोरियां ज्यादा है, हम आपको कुछ देने के लिए तैयार नहीं हैं और या देश को आगे बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है, ये सारे बातें, ये व्यक्तिगत हमले नरेंद्र मोदी पे चौतरफा है। किशोर जी, मैं राय साहब की बात से सहमत होते हुए केवल इतना ध्यान दिलाना चाहूंगा सो कॉल सेकुलरिस्ट को जी, पांडिचेरी बेशक एक छोटी स्टेट है, मुख्यमंत्री सबसे ईमानदार लोगों में गिना जाता है जिसकी कांग्रेस से निकलकर अपनी कांग्रेस बनाई। क्यों वो आज अभी से नरेंद्र मोदी को समर्थन दे रहा है लोकसभा लड़ते हुए एक चुनाव? नागालैंड जी 99% क्रिश्चियन बहुल है और शांति रखने में कामयाब रहे हैं जो आज के मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री रहते हुए पार्लियामेंट का चुनाव लड़ रहे हैं और वो मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं। अंडमान निकोबार, जिसको हम काला पानी कहते थे, जो देशभक्तों का सबसे बड़ा वो रहा है स्थल, वहाँ हमारा आज भी सांसद है मुफ्ती, और वो हमारा कभी हमारे समर्थक नहीं रहे। उन्होंने भी कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ईमानदार कोशिश की कश्मीर के इशू पर, इससे ज्यादा स्वीकार्यता आज 2 लाख के लोग यदि गुवाहाटी में सुनने आए, अरुणाचल में सुनने आए और केरल में भी और तमिलनाडु में 5 पार्टियां, पहली बार एडीएमके और डीएमके से बाहर तीसरा भी कोई विकल्प हो सकता है, ये उभर के आया। सो कॉल्ड लेफ्टिस्ट ने बड़े समझौते किए थे जयललिता से, टूट गए। ये जो मौका परस्त लोग हैं जो समाप्त होते जा रहे हैं। आज राजनीति बड़ी क्रिस्टलाइज होनी चाहिए। हम तो केमिस्ट्री के विद्यार्थी, लेकिन आप देखिए राहुल गांधी कहते हैं आज इस देश में जी नरेंद्र मोदी वर्सेस ऑल जो अपने आप बनता जा रहा होना नहीं चाहिए। ये व्यक्तिवाद उससे बढ़ता है। मैं इसको भी स्वीकार करता हूं क्योंकि मैंने 71 से आगे की सारी लड़ाइयां देखी हैं, उसमें से दूसरे खतरे भी कहीं कहीं नजर आ सकते हैं, परंतु ज्यादा जितना अटैक कर रहे हैं 12 साल से उतना ज्यादा वो मजबूत होकर निकल रहा है। लेकिन आज राहुल गांधी कहते हैं कि बिहारियों को पीटने वालों के साथी हैं नरेंद्र मोदी। तो ये बातें कह के लालू यादव जो मोस्ट करप्ट टेंटेड, जिसको चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है, वो राहुल गांधी उनसे समझौता करते हैं। अशोक चौहान जो आदर्श सोसाइटी में जिसके ऊपर केस दर्ज हुए, जिसने मुख्यमंत्री से रिजाइन किया, वो चुनाव लड़ते हैं, उनको येदियुरप्पा याद आता है। इक्वेट करने से काम नहीं चलेगा।
कानून अपना काम करे। कल उन्होंने बहुत बड़ी बात कही नरेंद्र मोदी ने परसों, 1 साल में जितने पॉलिटिकल लोग हैं, जितने उन पर मुकदमे हैं, उनके फैसले 1 साल में होंगे। आज तक कहिए कितने मर्दों की तरह बात कही कि जो किसी भी पार्टी का हो, बीजेपी में भी हो सकते हैं, उनके मुकदमे 20 साल नहीं लटकेंगे। वो स्पेशल कोर्ट्स बने और 1 साल में निर्णय, सेशन ट्रायल हो जाए, उसके बाद और 6-6 महीने में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट निपटे। आखिर सो कॉल क्रिमिनल 20-20, 30-30 साल तक भी बचते रहें। और जो पार्टी, मेरी सुने दिलीप जी, जो राजीव गांधी के हत्यारों को 10 साल सरकार में रहकर डिले के कारण फांसी ना दिला पाए अपने पति के हत्यारों को, उससे कमजोर और उससे निहायत में ये जो कायरता वाला काम करने वाली सरकार, जिसकी मुखिया श्रीमती सोनिया हैं, वो राजीव गांधी के हत्यारों को फांसी ना दिलवा पाए सारी सुप्रीम पावर के बावजूद, कैसा देश हम बनाना चाह रहे हैं। इसलिए एक मजबूत नेतृत्व की आवश्यकता है, वो हमें मिल गया है सौभाग्य से। लेकिन वो आगे बढ़ रहा है। मैं समझता हूं कि 5 दिन बाद। उपेंद्र जी, ये राहुल गांधी बिहार जाते हैं, बिहार में कहते हैं देखिए आप मोदी जो है वो बिहारियों को पीटने वाले के साथी हैं। ये हमले जो करने के अलग अलग, अब आप अखिलेश जी कहते हैं हमने तो उधर लकड़बग्घा है, ये जो पूरी चीजें हैं कहीं ना कहीं मोदी पे जितना निशाना, लगातार हमले हो रहे हैं, एक तरफ मोदी पे हमले हो रहे हैं, दूसरे मोदी भी हमला कर रहे हैं, और साथ ही साथ अन्ना हजारे ने, आपको याद होगा कि अन्ना हजारे चाह रहे हैं, जैसे खबर मिल रही है कि उन्होंने मोदी से बात भी की, उन्होंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी से भी को पत्र लिखा है। बताया जा रहा है कि जो अपनी भाषा है, जो शैली है, उसको आप उसमें थोड़ी सी उसको ठीक करिए कहीं ना कहीं। तो और लेकिन ये ठीक होने के बजाय दिनों दिन देखें अगर आप, तो इसमें कहीं ना कहीं कमी ही आती जा रही है और खराब होते जा रहा है। देखिए, अन्ना के कहने पर तो लोग कानून नहीं बना पाए उनके मनपसंद का, तो भाषा में क्या बदलाव करेंगे। अब नरेंद्र मोदी पर जो हमला हो रहा है, आप देखिए उन इलाकों में ज्यादा हमला हो रहा है, उन नेताओं द्वारा ज्यादा हमला हो रहा है जिनको डर लग रहा है कि हमारा जो सपोर्ट बेस है वो खिसक रहा है, मोदी के कारण बीजेपी की तरफ खिसक रहा है। तो महाराष्ट्र में भी यही हाल है। महाराष्ट्र में जो पॉलिटिक्स कर रहे थे, किसान की पॉलिटिक्स करते थे, ओबीसी की पॉलिटिक्स करते थे शरद पवार, तो वो खिसक रहा है बीजेपी की तरफ, तो वो बौखलाए हुए हैं। मायावती जो बहुजन पॉलिटिक्स करती थी, दलित की दलितों में पिछड़ों को ही मिला दिया, ब्राह्मण को भी बाद में जोड़ दिया, तो उनका भी लगता है कि सपोर्ट बेस जो खिसक रहा है, ब्राह्मण है जो फिर बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। दलितों का भी एक बड़ा वर्ग बीजेपी की ओर खींच रहा है, क्योंकि दलितों में भी बहुत सारी जातियां हैं, और खास करके जो मायावती की जाति है उसके कंट्राडिक्शन पैदा हो गया जातियों में। तो उधर भी मुलायम सिंह के साथ भी यही समस्या है, वो भी जो पिछड़ों की पॉलिटिक्स करते थे, और उनका भी लग रहा है कि हमारा सपोर्ट बेस, उनकी अपनी जाति का सपोर्ट बेस भी, तमाम लोग राजनीतिक संकट के कारण, जो राजनीतिक चुनौती उनको, नरेंद्र मोदी एक राजनीतिक चुनौती उनके सामने बन के आ गए हैं, इसलिए नरेंद्र मोदी पे हमला सीधा हो रहा है। आप यूपी बिहार का ही नहीं, मैं आपको बता रहा हूं कि आजकल ममता बनर्जी ने भी हमले तेज कर दिए हैं। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की राजनीति करते हुए कभी बीजेपी का नाम नहीं लेती थी, नाम लेना उचित ही नहीं समझती थी, वो लेफ्ट पर उनका हमला होता था, लेफ्टिस्टों पर। अब है कि लेफ्टिस्टों से ज्यादा सुनते हैं कि नरेंद्र मोदी पर हमला कर रही है। क्यों? क्योंकि वहां भी करीब 11 से 15% जो वोटर्स हैं, खास करके जो एक हिंदी स्पीकिंग वोटर्स हैं, जो बिहार झारखंड के साथ जो बॉर्डरिंग एरिया है, तो वहां के जो लोकल लोग हैं वो भी हिंदी स्पीकिंग है, और कुछ जो बिहार झारखंड से माइग्रेट होकर गए हैं, राजस्थान वगैरह से भी, वो लोग हिंदी स्पीकिंग है। वैसे लोगों की आबादी करीब 11% है जी, 11 से 15% तक भी हो सकती है, अलग अलग अनुमान है। तो वो है जो कि पहले कांग्रेस के साथ ज्यादा रहते थे, लेफ्ट के साथ कम रहते, तो उसका जो मजदूर वर्ग है वो लेफ्ट के साथ रहता था। उसके बाद तृणमूल कांग्रेस के साथ वो जुड़ गए, जिसके कारण ममता बनर्जी की जीत हुई। अब उसका जो बड़ा हिस्सा है वो बीजेपी की तरफ आ रहा है, तो इससे भी वो बौखला गई कि भाई, तो आप ये कहते हैं कि राजनीतिक जो उनकी जमीन है, नरेंद्र मोदी ने उनके जमीन में से, उनके वोट बैंक में से सेंध लगाने, लगातार सेंध हमला हो गया है, इसलिए वो तमाम लोग नरेंद्र मोदी पे हमला कर रहे हैं। सवाल है पुष्पेंद्र, इससे फायदा किसको होगा, नुकसान किसका होगा? लेकिन मैं एक छोटी सी बात बता दूं, एक छोटा सा किस्सा है कि मुसलमानों में यह कहा जाता है कि जब वो हज करने जाते हैं तो जब तक वो शैतान को पत्थर न फेंकें और वो पत्थर न लगे वो हज नहीं पूरी होती। लेकिन एक किस्सा है छोटा सा कि एक आदमी जब हज करने जा रहा था तो वो पत्थर फेंकता था शैतान की तरफ, लेकिन वो पत्थर शैतान को नहीं लगता था। वो बहुत बार उसने कोशिश की, वो नहीं लगा। फिर शैतान निकल के आया और उसने पूछा, भाई तुम
पत्थर क्यों फेंक रहे हो मेरे ऊपर? उसने कहा साहब ये जरूरी है हज करने के लिए। बोले लेकिन तुम्हारा पत्थर मुझे लग नहीं रहा। बोले मेरे हाथ बड़े कमजोर हैं। तो उसने हाथ क्यों कमजोर हैं? उसने कहा अल्लाह की मर्जी। उसने कहा तुम्हारे पैर कब कपा रहे हैं? उसने कहा ये भी अल्लाह की मर्जी है। तुम्हारी हालत बहुत खराब है, ये भी अल्लाह की मर्जी है। तो शैतान ने कहा फिर मुझ पे पत्थर क्यों फेंक रहे हो भाई? जी जी। तो सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी लेकिन स्थिति कुछ लोगों का इस मुल्क का सियासी हज पूरा होगा। दिल्ली में जो हज होने वाला है कंप्लीट, वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें पत्थर फेंकना जरूरी है, लगे या न लगे। लेकिन ये तो दस्तक सवाल है कि शैतान पे पत्थर, सवाल है कि चुनाव है 2014 है, लगने से किसको नुकसान होगा? पॉइंट ये नुकसान होगा या नहीं होगा? तो बात आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी को बिहार में जाकर के ये याद आया कि नरेंद्र मोदी किसके दोस्त हैं जो बिहारियों को पिटवा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का अधिकृत कैंडिडेट था प्रधान राष्ट्रपति का, जब वो बाल ठाकरे से समर्थन लेने गए थे तब राहुल गांधी को ध्यान नहीं आया था कि ये वो लोग हैं जो बिहारियों को और उत्तर भारतीयों को मारते हैं। प्रणब मुखर्जी जी आप मत जाइए उनकी गोद में। तो सवाल यह है कि आप बड़ी सतही राजनीति कर रहे हैं। आप बिहार में जाके कुछ कहते हैं, महाराष्ट्र में जाके आप अपने ही पार्टी शरद पवार को कुछ कहते हैं। तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी और ये जितनी भी है टीएमसी, जेएमसी, जेडीएस, आरजेडी, इन तमाम लोगों का मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि ये सेकुलरिज्म के ईमानदार लोगों ने अगर दुकान शुरू की है तो ये 22 दुकानें जो खुली हुई हैं, जो कहते हैं हमारा सेकुलरिज्म अच्छा है तुम्हारा खराब है, तो ये तय कर लें कि किसका सेकुलरिज्म अच्छा है। फिर इकट्ठे होकर के पूरे देश में सबको भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के खिलाफ यूनिफाइड लड़ाई लगनी चाहिए और एक कैंडिडेट खड़ा करना चाहिए। तो ये तो मुझे लगता है कि राजनीतिक दुकानें चला रहे हैं। सपा कहता है हमारा सेकुलरिज्म अच्छा है, बसपा कहती है हमारा अच्छा है, टीएमसी का है, जेडीएस का है, जेडीयू का है। तो सेकुलरिज्म की जो इतनी दुकानें हैं जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी और नरेंद्र मोदी को ताकत मिल रही है, अगर ये ईमानदार है तो हर एक को अपनी पार्टी कैंडिडेट उठा लेना चाहिए और एक सामूहिक कैंडिडेट पूरे देश में बीजेपी के खिलाफ करना चाहिए। अदरवाइज ये लगेगा ये मुनाफिकत कर रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, ये गुमराह कर रहे हैं देश को। जी, सवाल है कि इस तरह के जो चुनावी प्रचार हैं, चुनावी प्रचार प्रसार की जो शैली बनते जा रही है देश में, आप जानवर से कंपेयर कर रहे हैं, कभी आप राक्षस से, कभी किसी तरह के, तो इससे कुल मिलाकर के जो पूरी, क्योंकि भारत देश में जिस तरह से आप चुनाव प्रचार करते हैं आज के दिन में, सोशल मीडिया हो गया, टेलीविजन हो गया, प्रचार सीधा रैली में आप डायरेक्ट बोलते हैं इस तरह की भाषा, तो इससे कुछ फायदा नुकसान का आकलन तो जरूर करते होंगे नेता ओपन जी। अब देखिए पहले अब अलकर बग्घा से जानवर से नरेंद्र मोदी को इस तरह की बातें लोग करते थे, लेकिन पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, प्रिंट मीडिया था। तो प्रिंट मीडिया के जो रिपोर्टर है या एडिटर है वैसे सबको एडिट करते थे। बहुत सारी बातें निकलता था कि अनपार्लियामेंट्री बातें कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उसको हाईलाइट नहीं करते थे, उसको जो जिस्ट होता था उस पर वो करते थे। उखाड़ फेंकेंगे यहाँ तक का तो होता था, इसके आगे वाला जो है उसको एडिट कर दिया जाता था। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की व्यवस्था है, वो जो जैसा बोल रहा है वैसा ही दिखाता है। उसको लग रहा है कि हम वैसी चीज को दिखाएं जिसमें ज्यादा ड्रामेटिज्म हो जी, और प्रिंट मीडिया, तो इसलिए ये लोग बोल रहे हैं कोई नई चीज नहीं है। उपेंद्र भाई मुझे लगता है कि जिस तरीके से अखिलेश ने अभी मोदी पे जो हमला किया है उसके पीछे थोड़ी सी एक दिन 2 दिन पुरानी बात है। अखिलेश सरकार पर जिस तरीके से देश की सर्वोच्च अदालत ने मुजफ्फरनगर के दंगों में सरकार, प्रशासन और नेताओं की दाखलत के चलते ये सब कुछ हुआ है, उससे वो तमाम सारी चीजें धुल गई कि ये दंगे बीजेपी ने कराए थे, ये अमित शाह ने कराए थे, ये एक्स एमएलए ने कराए थे, ये वाई एमएलए ने कराए थे। और ये भी साफ हो गया उन दंगों के सिलसिले में जो उनका ऑब्जर्वेशन है, जो उन्होंने डिसीजन दिया है कि किस तरीके से अखिलेश सरकार ने इन दंगों को होने दिया। शासन प्रशासन मोदी के ऊपर ऐसा हमला करो जिससे चर्चा उस तरफ चली जाए जहां से हमारे दामन पे लगे दाग नजर ना आए। चलते चलते एक बहुत कम शब्दों में दादा कि इस तरह की भाषा, इस तरह के चुनाव प्रचार प्रसार से आखिर फायदा किसको होने वाला है? पहली बात देखिए कि बहुत कम समय रहे, एक कम समय में कहूंगा कि राजनीतिक खोखलापन के दौरान हमने भाषाओं के जो इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें संयम नहीं है और एक दूसरे को आक्रमण करने की बात, व्यक्तिगत आक्रमण की जगह चले जा रहे हैं। राजनीतिक लड़ाई के साथ राजनीति नहीं है, और राजनीति अगर नहीं होगी तो हम देश की विचारधारा में अपनी जो राज को बनाने की जो प्रॉमिस करते हैं वो हम उसको रख नहीं पाएंगे। हमारे सामने में देश लक्ष्य होने चाहिए, व्यक्ति नहीं, पार्टी नहीं रखनी चाहिए। देश को लक्ष्य रखते हुए अगर ये इस शालीनता की उम्मीद आपको है? मैं इसलिए कह रहा हूं, आपको लगता है कि भाषा चुनाव प्रचार प्रसार में शालीनता आने वाली है? ना हो, कम से कम 5 साल 10 साल बाद हो।
लेकिन जनता की अंदर होने चाहिए नहीं होने चाहिए, तो सबको पता है। आप लोगों से भी एक बात कहूंगा कि हो रही है, मैं बता रहा हूं, जनता के अंदर सीटों में जी लगभग कैंडिडेट आज 10,000 है, और ये दिन में एक आध कोई बात बोलते ये जनता के अंदर आ रहे हैं इसीलिए कि आज जो नोटा है हम किसी को नहीं चाहते हैं, तो जनता अब इस जगह पर भी जारी है, हम पसंद नहीं कर रहे हैं नोटा की तरफ। तो ये सारे चीज को देखते हुए कि जनता के अंदर भी ये सोच, ये सुधार की बात आ रही है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दादा, उपेंद्र जी, पुष्पेंद्र जी, नंदकिशोर जी, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।